अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा लेक्चर 2 है। कल हमने हाफ़ क्वेश्चंस किए थे चैप्टर नंबर 7 के, तो अब हम जो है फर्दर क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। स्टेट पास्कल्स लॉ। पास्कल्स लॉ क्या है? पास्कल्स लॉ, प्रेशर अप्लाइड एट एनी पॉइंट ऑफ अ लिक्विड इनक्लोज्ड इन अ कंटेनर इज़ ट्रांसमिटेड विदाउट लॉस टू ऑल अदर पार्ट्स ऑफ लिक्विड। कह रहे हैं कि प्रेशर अप्लाई हो रहा है किसी भी पॉइंट पे लिक्विड के कंटेनर, लिक्विड इनक्लोज इन अ कंटेनर, चाहे लिक्विड कंटेनर के इनक्लोज हो और ट्रांसमिट हो रहा हो विदाउट लॉस, किसी भी लॉस के बगैर ट्रांसमिट हो रहा हो, तो उसके जो सारे पार्ट्स होंगे टू ऑल अदर पार्ट्स ऑफ लिक्विड, किसी भी जो हो पार्ट्स हैं लिक्विड के दूसरे, उनको विदाउट लॉस पहुंचाए हुए वो ट्रांसमिट हो रहा हो, तो ये पास्कल्स लॉ की स्टेट थी। आगे है राइट द एप्लीकेशन ऑफ पास्कल्स लॉ। अब एप्लीकेशंस ऑफ पास्कल लॉ में क्या क्या आ जाता है हमारे पास? द ब्रेकर ऑफ सर्टेन व्हीकल्स वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ हाइड्रोलिक प्रेस। जितने भी ब्रेकर्स हैं, द ब्रेकर्स ऑफ सर्टेन व्हीकल्स, कह रहे हैं कि ब्रेकर्स ऑफ सर्टेन व्हीकल्स जो वर्क कर रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ हाइड्रोलिक प्रेस पे। एक तो ये वन पॉइंट जो है एक एप्लीकेशन हो गया है, और फिर दूसरे पॉइंट में ये कह रहे हैं हाइड्रोलिक प्रेस भी जो है वो एप्लीकेशन ऑफ पास्कल्स लॉ कहलाता है। ठीक है, हाइड्रोलिक प्रेस हम आगे डिस्कस करेंगे। व्हाट इज़ मेंट बाय इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी क्या है या इलास्टिसिटी का क्या मतलब है? द प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी टू रिस्टोर टू इट्स ओरिजिनल साइज एंड शेप एज द डिफॉर्मिंग फोर्स केजेस टू एक्ट इज कॉल्ड इलास्टिसिटी। कह रहे हैं कि प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी रिस्टोर्स, कि अपने ओरिजिनल साइज से रिस्टोर हो रही हो और शेप जो है उसकी डिफॉर्मिंग फोर्स से पे एक्ट कर रही हो, तो वो हमारी इलास्टिसिटी कहती है। यानी कि अपनी एक्चुअल पोजीशन से किसी दूसरी पोजीशन पे जाए, ओरिजिनल पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे रिस्टोर हो, तो वो इलास्टिसिटी कहलाती है। आपने पीछे भी आई थिंक सो किसी चैप्टर में इलास्टिसिटी के बारे में पढ़ा होगा। डिफॉर्मिंग फोर्स, द फोर्स दैट चेंजेस शेप, लेंथ और वॉल्यूम ऑफ अ सब्सटेंस इज़ कॉल्ड द डिफॉर्मिंग फोर्स। क्या कह रहा है? डिफॉर्मिंग फोर्स क्या है? द फोर्स दैट चेंज शेप, जो शेप, लेंथ और वॉल्यूम को चेंज करे, उस फोर्स दैट चेंजेस शेप, लेंथ और वॉल्यूम ऑफ अ सब्सटेंस, सब्सटेंस के लेंथ, शेप और वॉल्यूम को चेंज करे तो वो डिफॉर्मिंग फोर्स कहलाती है। ठीक है। व्हाट इज़ अप थ्रस्ट। अप थ्रस्ट क्या है? एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन। अप थ्रस्ट, द फ्लूइड्स लिक्विड exert force in the upward direction when some object is immersed into them। कह रहे हैं कि द फ्लूइड यानी कि लिक्विड्स जो होते हैं वो exert force से upward direction में जाएं, और when some object is immersed into them, और जो है कुछ ऑब्जेक्ट जो हैं इमर्स इनटू दैम, दिस इज़ कॉल्ड अप थ्रस्ट। यानी कि फोर्स लगाते हुए किसी भी ऑब्जेक्ट पे अपवर्ड से वो अपवर्ड डायरेक्शन पे जाएं तो वो अप थ्रस्ट कहलाते हैं। इसका प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन क्या है? अ फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट डिस्प्लेसेस अ फ्लूइड हैविंग वेट equal to the weight of the object। A floating object displaces a fluid having weight equal। कह रहे हैं कि फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट का जो डिस्प्लेस कर रहा हो फ्लूइड के साथ, तो वो फ्लूइड हैविंग वेट इक्वल, और उसका वेट भी इक्वल हो, तो वो जो है प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन में आ जाएगा। यानी कि थोड़ा सा है ये पॉइंट आपको अंडरस्टैंड करवाना डिफ़िकल्ट है, लेकिन कोशिश करें, आ जाएगी आपको समझ। प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन। अ फ्लोटेशन ऑब्जेक्ट डिस्प्लेसेस अ फ्लूइड हैविंग वेट इक्वल। कह रहे हैं कि फ्लोटेशन ऑब्जेक्ट है डिस्प्लेस हो रहा है, यानी कि मूव हो रहा है इक्वल वेट के साथ, तो वो जो है प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन होगा। State Archimedes principle। When an object is totally or partially immersed in a liquid,
टोटली और पार्शियली इमर्स्ड हो रहा हो लिक्विड पे, एंड अप थ्रस्ट फोर्स एक्ट ऑन इट, और अप थ्रस्ट फोर्स अप्लाई हो रही हो इट इक्वल टू द वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेसिव, और इक्वल वेट के साथ. दिस इज़ नोन एज आर्चिमेड प्रिंसिपल्स. एक्सप्लेन हाउ आ सबमरीन मूव्स अप द वाटर सरफेस एंड डाउन इनटू वाटर. क्या एक्सप्लेन करें कि सबमरीन जो हैं मूव कर रहे हो वाटर सरफेस पे कैसे, और वाटर से पानी से नीचे किस तरह मूव करते हैं. इफ़ द सबमरीन इज़ नॉट फील्ड विद द सी वाटर देन इट वेट इज़ लेस दैन अपवर्ड थ्रस्ट. कह रहे हैं कि अगर सबमरीन जो हैं उनका जो पानी से सी भरी भी ना हो तो वो उनका जो वेट होता है लेस होता है, और वो अपवर्ड थ्रस्ट होते हैं. सो दैट इट इज़ फ्लोट्स ऑन सरफेस ऑफ सी वाटर, और ये फ्लोट्स होते हैं सी वाटर की सर्विस से. बट व्हेन इट इज़ फील्ड विद वाटर, लेकिन ये पानी से भरे हुए हों, देन इट वेट बिकम्स लार्जर, और इसका वेट ज़्यादा हो जाता है एज़ कम्पेयर विद अपवर्ड थ्रस्ट, अपवर्ड के थ्रस्ट के एज़ कम्पेयर टू अपवर्ड थ्रस्ट ऑफ वाटर, देन इट सिंक्स इनटू द वाटर. ठीक है. व्हाट इज़ हुक्स लॉ. हुक्स लॉ क्या है. दिस इज़ वेरी most important question. The strain produced in a body by the stress applied to it is directly proportional to the stress within the elastic limit of the body is called Hooke's law. The strain produced in a body, strain produce हो रही है body पे by the stress applied stress applied करने से, तो to it is directly proportional हो stress से within the elastic limit of the body is called Hooke's law. इसका जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है, सिंपली मैंने ऊपर डेफिनेशन में भी ये बात बोली है, स्ट्रेस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू स्ट्रेन. तो स्ट्रेस इज़ इक्वल टू कांस्टेंट स्ट्रेन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हम कांस्टेंट में चेंज करेंगे और मल्टीप्लाई बाय स्ट्रेन, और ये फिर कांस्टेंट इज़ इक्वल टू स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन का फॉर्मूला बन जाएगा. ये आपने एज इट इज़ तैयार करना है. डिफाइन यंग मॉडुलस. यंग्स मॉडुलस क्या है. द रेशो ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन इज़ कांस्टेंट विद इन द इलास्टिक लिमिट, दिस कांस्टेंट इज़ कॉल्ड यंग मॉडुलस. कह रहे हैं कि रेशो है स्ट्रेस और स्ट्रेन की वो कांस्टेंट हो इलास्टिक लिमिट के साथ, तो ये कांस्टेंट जो होगा यंग मॉडुलस कहलाएगा. और इसकी एसआई यानी यूनिट क्या है. यूनिट एसआई यूनिट ऑफ यंग मॉडुलस इज़ न्यूटन मीटर पर सेकेंड. व्हाट इज़ मेंट बाय इलास्टिक लिमिट. इलास्टिक लिमिट क्या है. द लिमिट इन विच अ बॉडी रिकवर्स इट्स ओरिजिनल लेंथ. कह रहे हैं कि द लिमिट इन विच बॉडी रिकवर्स इट्स ओरिजिनल लेंथ, इसकी लिमिट बॉडी लिमिट के साथ बॉडी रिकवर कर रही हो ओरिजिनल लेंथ को, वॉल्यूम को और शेप को, आफ्टर दी डिफॉर्मिंग फोर्स, और डिफॉर्मिंग फोर्स के बाद इज़ रिमूव्ड इज़ कॉल्ड इलास्टिक लिमिट, और डिफॉर्मिंग फोर्स के बाद रिमूव हो तो वो इलास्टिक लिमिट कहलाती है. वाई डज़ अ पीस ऑफ स्टोन सिंक इन वाटर बट अ शिप विद द ह्यूज वेट फ्लोट्स. कह रहे हैं कि पानी में स्टोन को सिंक करें तो वो पीस ऑफ स्टोन सिंक हो जाता है पानी में, लेकिन शिप नहीं होती. क्यों. शिप एंड बोट्स फ्लोट्स ऑन वाटर बिकॉज द वेट ऑफ एन इक्वल वॉल्यूम ऑफ वाटर इज़ ग्रेटर दैन द वेट ऑफ शिप एंड बोट्स. कह रहे हैं कि शिप और बोट जो हैं पानी में फ्लोट्स इसलिए फ्लोट्स होती हैं क्योंकि जो वेट है इनका वो इक्वल होता है वॉल्यूम ऑफ वाटर के, और ग्रेटर दैन होता है वॉल्यूम ऑफ शिप्स और बोट से. इस वजह से वो सिंक नहीं करती. और स्टोन सिंक इसलिए कर जाता है पानी में बिकॉज द वेट ऑफ एन इक्वल वॉल्यूम वाटर इज़ स्मॉलर दैन द वेट ऑफ स्टोन. जो वेट ऑफ एन इक्वल वॉल्यूम वाटर का जो वेट है वो स्मॉलर होता है वेट ऑफ स्टोन से. दैट्स वाई वो स्टोन सिंक कर जाता है. वाई डज अ वुडन ब्लॉक फ्लोट ऑन वाटर. वुडन ब्लॉक फ्लोट क्यों करता है पानी में. वुडन ब्लॉक फ्लोट्स ऑन वाटर बिकॉज द वेट ऑफ एन इक्वल वॉल्यूम ऑफ वाटर इज़ ग्रेटर दैन द वेट ऑफ वुडन ब्लॉक. कह रहे हैं कि वो इसलिए फ्लोट करता है, इसलिए तैरना शुरू हो जाता है क्योंकि जो वॉल्यूम ऑफ वाटर है वो ग्रेटर होता है वुडन ब्लॉक के वेट से. तो ये इस किस्म के क्वेश्चन पेपर में भी आ जाते हैं, लेकिन साथ ही साथ ये रिलेटेड टू MCQs भी हैं. सो बी केयरफुल स्टूडेंट्स, इनको बहुत अच्छे से तैयार करना है.
टेक अ रबर बैंड, कंस्ट्रक्ट अ बैलेंस ऑफ योर ओन यूजिंग अ रबर बैंड, चेक इट्स एक्यूरेसी बाय वेटिंग वेरियस सब्जेक्ट्स। कह रहे हैं कि रबर बैंड लें, उसको कंस्ट्रक्ट करें बैलेंस ऑफ योर ओन यूजिंग अ रबर बैंड, ठीक है, एंड चेक करें इसकी एक्यूरेसी और वेटिंग वेरियस सब्जेक्ट्स, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, ये अभी क्वेश्चन जो मैंने पढ़ा था और बताया था, ये एक एक्सपेरिमेंट है। जब भी आप स्कूल आएंगे या फिर प्रैक्टिकल्स होंगे, उसमें आप ये बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे। अभी इसको ऐसे ही समझने की कोशिश करें। टेक अ रबर बैंड, एक रबर बैंड लें, हैंग इट विद द हुक, और हुक के साथ इसे हैंग कर दें। देन पॉइंटर इज़ अटैच्ड, और इसके साथ एक पॉइंटर अटैच कर दें एट द लोअर एंड ऑफ इट, इसके लोअर एंड पर। इट विद द स्केल इन फ्रंट ऑफ पॉइंटर, और एक पॉइंटर स्केल के साथ। डिफरेंट नाउन वेट्स आर सस्पेंडेड वन बाय वन पॉइंटर। कह रहे हैं कि और मुख्तलिफ वेट्स जो हैं इसके साथ सस्पेंड करें, यानी कि लगाएँ अलग अलग पॉइंटर्स पे, अलग अलग पॉइंट्स पे। द पॉइंटर पोजीशन ऑन द स्केल इज़ मार्क्ड फॉर ईच डिफरेंट नाउन वेट सस्पेंडेड। कह रहे हैं कि और जितने भी पॉइंटर्स पे जो भी पोजीशन फिर क्रिएट होगी उनको मार्क करें और नोट कर लें सस्पेंडेड वेट के साथ। इट इज़ कॉल्ड कैलिब्रेशन ऑफ स्केल फॉर वेट मेजरमेंट। तो ये जो है कैलिब्रेशन ऑफ स्केल कहलाएगी वेट मेजरमेंट में। दिस मेक्स अ बैलेंस फॉर वेट मेजरमेंट, और ये जो है ये फिर क्या कहलाएगी, क्या इससे बनेगा बैलेंस फॉर वेट मेजरमेंट। बैलेंस ऑफ वेट मेजरमेंट जनरेट होगा, इससे बैलेंस ऑफ वेट मेजरमेंट फाइंड होगा। ये ऐसे आपको याद अभी फ़िलहाल कर लें, लेकिन जब भी इंशाल्लाह स्कूल ओपन हो तो फिर ये एक्सपेरिमेंट मैं आपको क्लास में समझाऊंगी और लैब में भी। व्हाट इज़ स्ट्रेस? स्ट्रेस क्या है? The force that acts on unit area at the surface of a body and thus changes its shape or size is called stress। कह रहे हैं कि फोर्स अप्लाई हो रही हो एक यूनिट ऑफ एरिया पे, एक यूनिट ऑफ एरिया है और बॉडी है, उसमें फोर्स अप्लाई हो रही हो, उसमें जो चेंजेस आएंगी शेप के बॉडी की शेप पे, साइज़ में, तो वो क्या कहलाएगा? स्ट्रेस। स्ट्रेस का फार्मूला है स्ट्रेस इज इक्वल टू एफ ओवर ए, फोर्स ओवर एरिया। यूनिट ऑफ स्ट्रेस इज न्यूटन मीटर पर सेकेंड। व्हाट इज स्ट्रेन? स्ट्रेन और स्ट्रेस सिमिलर मैक्सिम मिलती जुलती हैं, इसलिए इनको बहुत ध्यान से तैयार करिएगा। अ स्ट्रेस कैन प्रोड्यूस अ चेंज इन शेप, लेंथ और वॉल्यूम ऑफ एन ऑब्जेक्ट। स्ट्रेस जो है प्रोड्यूस करता है और चेंज करता है शेप। स्ट्रेस इसलिए प्रोड्यूस होता है कि चेंज कर सके शेप, लेंथ और वॉल्यूम ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के शेप, लेंथ और वॉल्यूम को चेंज करता है। अ कंपैरिजन ऑफ चेंज कॉज्ड बाय द स्ट्रेस विद द ओरिजिनल लेंथ। कह रहे हैं कि इसके कंपैरिजन की वजह ये है कि इसकी जो ओरिजिनल लेंथ होती है, वॉल्यूम और शेप होता है, वो इसके स्ट्रेस से चेंज होता है। तो इस वजह से ओरिजिनल लेंथ से चला जाता है, ये कंपैरिजन किया जाता है कि ओरिजिनल लेंथ से कितनी चेंज हुई है, तो ये स्ट्रेन कहलाता है। व्हाट इज़ टेंसाइल स्ट्रेन? टेंसाइल स्ट्रेन क्या है? इफ़ अ स्ट्रेस प्रोड्यूसेस चेंज इन लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट देन द स्ट्रेन इज़ कॉल्ड टेंसाइल स्ट्रेन। कह रहे हैं कि स्ट्रेस प्रोड्यूस हो रहा हो और लेंथ को, स्ट्रेस प्रोड्यूस होने के साथ वो चेंज कर रहा हो लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट, देन द स्ट्रेन इज़ कॉल्ड टेंसाइल स्ट्रेन। लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट चेंज होती हो स्ट्रेस प्रोड्यूस करने से, तो वो टेंसाइल स्ट्रेन कहलाती है। टेंसाइल स्ट्रेन का फार्मूला है चेंज इन लेंथ ओवर ओरिजिनल लेंथ, कि ओरिजिनल लेंथ से चेंज हो, ओरिजिनल लेंथ से लेंथ चेंज हो जाती है। स्ट्रेन हैज़ नो यूनिट, और स्ट्रेन कोई यूनिट नहीं होती। प्रूव दैट P इज इक्वल PGH एज वी नो। P इज इक्वल टू F ओवर ए, एज फोर्स इज इक्वल टू द वेट ऑफ बॉडी। P इज इक्वल टू W ओवर ए, P इज इक्वल टू W ओवर ए, तो P इज इक्वल टू वर्क mg के इक्वल होता है एंड ओवर ए। P इज इक्वल टू V मल्टीप्लाई बाय G। ये प्रूफ भी मैं आपको रिटर्न समझाऊंगी। नीचे चलते हैं।
व्हेन एन इन्फ्लेटेड बैलून इज़, अभी इस टाइप के क्वेश्चंस को आप जो है स्किप कर दें, मैं आपको ज़रूर ये करवाऊँगी। व्हेन एन इन्फ्लेटेड बैलून इज़ हीटेड इट bursts वाई। When inflated balloon is heated then motion of gas molecules increases। कह रहे हैं इन्फ्लेटेड balloons जो हैं हीटेड हो रहे हैं तो मोशन ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स होती है वो इंक्रीज़ हो जाती है। सो प्रेशर ऑन द वॉल ऑफ बैलून इंक्रीज सो इट विल बी burst। कह रहे हैं कि जो अगर जो है इन्फ्लेटेड बैलून हीट अप हों तो उनकी जो मोशन ऑफ गैस ऑफ मॉलिक्यूल्स होगी वो इंक्रीज़ हो जाएगी। तो सो प्रेशर जो प्रेशर होगा वॉल ऑफ बैलून का तो वो भी इंक्रीज़ हो जाएगा। तो ये क्या होगा फिर, ब्रस्ट, इट विल ब्रस्ट। एट व्हाट लेवल सोप बबल्स एक्सपेंड एंड व्हाई द सोप बबल्स हैव स्फेरिकल शेप्स। At what level soap bubbles expand? Soap bubbles expands, and why the soap bubbles have spherical shape? Soap bubbles expand till the pressure of air inside the bubbles is equal to atmospheric pressure. Soap bubbles expand होंगे तो हमारा जो pressure of air होगा bubbles के साइड पे वो हो जाएगा इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाएगा। द सोप बबल्स हैव स्फेरिकल शेप बट टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्ट इन ऑल डायरेक्शन। सोप बबल्स एक स्फेरिकल स्पेस में होगा लेकिन एटमॉस्फेरिक प्रेशर सारी डायरेक्शंस की साइड होगा। हाउ वैक्यूम क्लीनर वर्क्स। वैक्यूम क्लीनर कैसे वर्क करता है? द फैन इन अ वैक्यूम क्लीनर लोअर्स एयर प्रेशर इन इट्स बकेट। कह रहे हैं कि वह एक फ़ैन वैक्यूम क्लीनर जो होता है वैक्यूम क्लीनर में लोअर प्रेशर के साथ बकेट में द एटमॉस्फेरिक एयर रश इनटू इट कैरिंग डस्ट एंड डर्ट व्हेन इट थ्रो इट इन टेक पोर्ट। कह रहे हैं कि अगर एटमॉस्फेरिक एयर को वो अपनी तरफ खींचता है जिससे जो डस्ट और डर्ट होती है वो इनटेक हो जाती है, उसके अंदर चली जाती है। एंड दिस डस्ट इज़ ब्लॉक्ड विद फिल्टर वाइल एयर इस्केप्स आउट। और ये डस्ट जो है ब्लॉक हो जाती है इस और थ्रू फिल्टर एयर के थ्रू गायब हो जाती है। सिंपल वे में अगर वैक्यूम क्लीनर का आपको मैं बताऊँ, अगर किसी के घर में वैक्यूम क्लीनर है और वो यूज़ करते हैं डस्ट वगैरह को साफ़ करने के लिए, तो आप उसमें जो फ़ैन होता है वो एयर को, उस फ़ैन की एयर के थ्रू वो डर्ट और डस्ट को अपनी तरफ खींचता है और एक वो जो बकेट सी होती है उसके अंदर वो तमाम की तमाम डस्ट और डर्ट को escape आउट कर लेता है। ठीक है। हाउ द लिक्विड पुशेज अप व्हेन एयर इज सक्ड थ्रू स्ट्रॉ विद इट्स अदर एंड डिप्ड इन अ लिक्विड। हाउ द लिक्विड पुशेज अप व्हेन एयर इज सक्ड, के लिक्विड कैसे पुश होती है लिक्विड सक में और स्ट्रॉ को कैसे हम डिप्ड करते हैं पानी में। व्हेन एयर इज सक्ड थ्रू स्ट्रॉ विद इट्स अदर एंड डिप्ड इन अ लिक्विड, जब हम एयर सक्ड स्ट्रॉ को जो है डिप करते हैं लिक्विड में, द एयर प्रेशर इन द स्ट्रॉ डिक्रीजेज, जो एयर प्रेशर होता है वो स्ट्रॉ का डिक्रीज़ हो जाता है। दिस कॉसेज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर टू पुश द लिक्विड अप द स्ट्रॉ। तो फिर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है पानी को पुश करता है कि वो स्ट्रॉ में आए। वैसे स्ट्रॉ जब ग्लास से बाहर होगी तो उसमें एयर प्रेशर ज़्यादा होगा, लेकिन जब पानी ग्लास में और उसके अंदर फिर हम स्ट्रॉ डालते हैं तो उसका जो एयर प्रेशर है कम हो जाएगा और जो है वहाँ पर फिर एटमॉस्फेरिक प्रेशर जनरेट हो जाएगा, जिससे वो लिक्विड पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर अप्लाई होगा। तो फिर स्ट्रॉ में हम पानी को जो है अपनी तरफ खींचते हैं पीने के लिए। हाउ द लिक्विड इज़ इंटर्ड इन द सिलेंडर ऑफ syringe when the piston is pulled out. The piston of the syringe is pulled out. This lowers the pressure in the cylinder. पिस्टन जो है सिरिंज को पुल आउट करेगा तो इससे क्या होगा, प्रेशर ऑफ सिलेंडर में जो प्रेशर होगा वो लोअर हो जाएगा, ड्यू टू विच लिक्विड फ्रॉम द बोतल, और बोतल में जो लिक्विड होगा वो इंटर हो जाएगा इनटू सिरिंज थ्रू नीडल के थ्रू सिरिंज में जाएगा। ऑन व्हाट कंडीशन द ऑब्जेक्ट फ्लोट्स और सिंक्स, वो कौन सी कंडीशन होती है कि जिसमें ऑब्जेक्ट फ्लोट और
सिंक हो रहा। एन ऑब्जेक्ट फ्लोट्स इफ़ इट्स वेट इज़ इक्वल और लेस दैन द अप थ्रस्ट। कह रहे हैं कि ऑब्जेक्ट का जो फ्लोट तब फ्लोट करेगा जब इसका वेट इक्वल हो और लेस हो अप थ्रस्ट से। एन ऑब्जेक्ट सिंक्स इफ़ इट्स वेट इज़ ग्रेटर दैन द अप थ्रस्ट एक्टिंग ऑन इट। या फिर ऑब्जेक्ट का जो वेट है वो ग्रेटर हो अप थ्रस्ट से। The mass of volume 200 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ स्टोन 500 ग्राम फाइंड इट्स डेंसिटी। सिंपल V आपने लिखनी है, वॉल्यूम कितना है M आपने लिखना है, मास कितना है, डेंसिटी का फार्मूला अप्लाई करना है। M की जगह M की वैल्यू यानी कि मास की वैल्यू और वॉल्यूम की जगह वॉल्यूम की वैल्यू आपने पुट कर सिंपली डेंसिटी की वैल्यू फाइंड कर देनी है। कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ अ गोल्ड बार ऑफ मास 0.2 kg। दी डेंसिटी ऑफ गोल्ड इज़ 19300 किलोग्राम मीटर पर ओम। M इज़ इक्वल 0.2 kg है, डेंसिटी दिए है, डेंसिटी का फार्मूला M/V है। V फाइंड करना है, V इस साइड आ जाएगा, यहाँ डेंसिटी आके डिवाइड हो जाएगा। सिंपली आपने V इज़ इक्वल टू मास में मास की वैल्यू, डेंसिटी में डेंसिटी की वैल्यू पुट की तो आपके पास वेलोसिटी की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, सॉरी वॉल्यूम की वैल्यू, ये V वॉल्यूम को डिनोट करे। कैलकुलेट दी वॉल्यूम। ठीक है, ये आपने रफ वर्क में अब प्रैक्टिस करनी है तो फिर आपसे न्यूमेरिकल्स भी इंशाल्लाह हो जाएंगे। तो आपकी ये जो असाइनमेंट है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स और MCQs ये आपने करनी है चैप्टर 6 और 7 की रिटन असाइनमेंट। और जब आप आएंगे तो मैं भी आपको समझाऊंगी ये चीज़, लेकिन आपने करना ज़रूर है, इट्स मस्ट। और रिटन असाइनमेंट जो लिखनी है वो नैरो लाइन शीट्स पे अलग से लिखनी है, नीट कॉपीज़ पे नहीं लिखनी। और जितने भी शॉर्ट क्वेश्चंस हैं चैप्टर 6 और 7 के वो तो अच्छे से याद करने हैं, क्योंकि जब आप लॉन्ग शॉर्ट क्वेश्चंस करेंगे तो आपके लॉन्ग क्वेश्चंस भी हो जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, गुड लक एंड अल्लाह हाफिज़।